नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते अलगाववाद और इजराइल हमास संघर्ष की ताज़ा स्थिति पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल से गाजा में हमले रोकने की अपील। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी प्रतिबंध की चेतावनी। नेतन्याहू का पलटवार, कहा हथियार डाले हमास तभी रुकेगा युद्ध। अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन नीति की आलोचना पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी सफाई। कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नहीं दी कोई रियायत। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को पदभार ग्रहण करने पर दी बधाई। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एकजुट। ईयू ने रूस पर नए प्रतिबंधों को दी मंजूरी। कहा जितना लंबा होगा युद्ध उतना कठोर होगा प्रतिबंध। सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने पर भी बैठक में सहमति। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ भारी आक्रोश। उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में 4 बच्चों की मौत। शव के साथ उतरे सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववाद अपने चरम पर है। यहां दशकों से बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चल रहा है। इसका असर यह है कि अब लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस सब के बीच एक विद्रोही नेता मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की है। वहीं यहां पाकिस्तानी सेना का जुल्म सितम भी बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जबरन गुमशुदगी, न्यायतर हत्याएं, महिलाओं के साथ अत्याचार। बलूचिस्तान के आवाम के साथ ये दमनकारी चक्र पाकिस्तान बनने के साथ ही जारी है। लेकिन हाल के दिनों में सैनिक बूटों तले बलूचों की शिष्यों को रौंदने का ये सिलसिला तेज हो गया है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी बौखलाहट को आम बलूचों पर उतार रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर ढाए जा रहे जुल्म की खबरों को प्राकृतिक संसाधनों से लैस इसी जमीन में दफन करने की नाकाम कोशिश के चलते इंटरनेट और बिजली की सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस और फुलझड़ी साबित हुए मिसाइलों की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी सेना की वहां थुथ हो रही है। इसी से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान बलूच लोगों पर टूट पड़ा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत के साथ पूर्वी सीमा से सैनिकों को फिर से बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है। वैसे पाकिस्तानी सेना का ये पैटर्न पुराना है। दूसरे मोर्चों पर विफल होने के बाद बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाई तेज करती रहती है। इससे पहले 1999 में कारगिल युद्ध, 2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद यही हुआ था। हाल के दिनों में बलूच अलगाववादियों ने अपने अभियान को रफ्तार देते हुए हमले तेज कर दिए हैं। यह हमला इतना भीषण होता है कि पाकिस्तानी सैनिक बलूचों के नाम से कांपने लगे हैं। बलूच कार्यकर्ता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ क्वेटा तक ही सीमित रह गई है। इस बीच एक विद्रोही नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से सेना भेजने की भी अपील की है। हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको क्वेटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो।
बलूचों का दर्द तब और गहरा हो जाता है जब लश्कर के आतंकी पूरे देश में खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, लेकिन जबरन गायब किए गए हजारों लोगों की आवाज डॉक्टर मेहरंग बलूच जैसी अहिंसक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया जाता है। In Balochistan, we have a peaceful, non-violent activist like Dr. Mahrang Baloch, who's in prison, but people like Osama bin Laden and the leaders of Lashkar-e-Taiba are allowed to roam freely within the country. कुदरत ने जिस बलूचिस्तान पर खनिज संसाधनों की बारिश कर रखी है, उसी बलूचिस्तान के लोगों को अपने बुनियादी हक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सैनिक बूटों की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन अब ये ठोकरें पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टी पड़ रही हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अपने जो ऑपरेशन हैं वो काफ़ी वहाँ पर तेज़ कर दिए हैं, और उधर हम देख रहे हैं कि जो बलूच विद्रोही हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे कि एक मोर्चे पर असफल होने के बाद पाकिस्तानी सेना अब दूसरे मोर्चे पर सक्रिय हो गई है? देखिए चंद्रशेखर जी, कि ये जो बलूचिस्तान की जो स्थिति है ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं इसमें बदलाव आ रहा था, और जो वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, तो उनके हमले काफ़ी तीव्र और बहुत असरदायक शुरू हो गए थे। अब वो बात अभी की नहीं है, वो पिछले 1-2 साल का अगर हम घटनाक्रम देखें, बल्कि के हेलीकॉप्टर भी एक पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें वहाँ के कोर कमांडर वगैरह और सीनियर लोग, उसको भी गिराया गया था। बलोच लिबरेशन आर्मी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज कॉन्सुलेट, तो एक तरह से और भी जो गुट हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में, वो भी आपस में मिल गए हैं, और BRAS करके एक नई संस्था बनी है जिसमें सारे बलोच एक केंद्रित हुए हैं और एक यूनिफाइड स्टांस लेके आगे बढ़े हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो एरिया जो इनके कब्जे में या इनके कंट्रोल में है बलोचों के, 1/3 तक इनके कंट्रोल में अब तक, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये खबरें आ रही थी कि 1/3 जो एरिया है बलूचिस्तान का, वो अब बलूच सेपरेटिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स, जो भी नाम आप देना चाहें, उनकी डोमिनेशन में था। और तो और ऑप सिंदूर के टाइम उन्होंने एक नया नाम दिया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, एक अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी किया था, और झंडा ये सब एक दिन, 1 या 2 दिन के दरमियान हुआ था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, और जो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो सेना लगी हुई है भारत के तरफ, वहाँ से हो सकता है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ रही है बलूचिस्तान में, कि कुछ ट्रूप्स यहाँ से डाइवर्ट करके वहाँ बलूचिस्तान में फिर से डाला जाए। हालांकि एक कोर है, क्वेटा का जो कोर है पाकिस्तान का, वो बलूच के लिए ही है, लेकिन क्योंकि BLA और बाकी ग्रुप्स के हमले इतने तेज हो गए हैं, और बल्कि आपने जो ये बात कही है मीर यार बलोच की, खुलेआम वो मांग रहे हैं रिकग्निशन, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो चल रहा है, TTP के जो अटैक्स चल रहे हैं, वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पर भी पाकिस्तान मिलिट्री का कंट्रोल बहुत कम है, और कैजुअलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो उसके लिए एक संकट की एक घड़ी है। और मुझे जो लगता है आज भी पाकिस्तान ने जो वजीरिस्तान का इलाका है वहाँ पर हवाई हमले किए हैं। अतुल जी, सवाल ये आता है कि जिस तरह की वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो बलोच हैं और जो पख्तून हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ये लग रहा है जी, ये कितना परेशानी खड़ी करेगी? पहले ये था कि बलोच अलग जा रहे हैं और TTP अलग जा रही है, लेकिन ये पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि तालमेल से भी काम हो रहा है इन दोनों। तो ये एक पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये एक पश्तून मूवमेंट है कि पश्तूनिस्तान इनकी पुरानी डिमांड रही है जी। बलूचिस्तान की भी पुरानी डिमांड है। तो पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान एक साथ अगर मिल जाते हैं और बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का एरिया है वो इंसर्जेंसी में चला जाता है। मुझे जो लग रहा है
कि हम बांग्लादेश 2 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस शुरू हुई थी, जिसके बारे में हमें सब पता है क्या हुआ था, कितना बड़े अत्याचार हुए थे। उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान का टूट गया और बांग्लादेश बना। क्या हम एक रिपीट उसका हम देखने के लिए उसकी एक शुरुआत हम देख रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह से मूवमेंट छिड़ी हुई है, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, ये कोई ऑटोनॉमी की नहीं है। और ऊपर से जो है भारत के साथ जो है रिश्ते इस वक्त बिल्कुल खराब हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की समस्या काफी गंभीर है और एकजुट अपने देश को रोकने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इस सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को वहां पर ताकत दी जा रही है, आज भी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल वहां पर बनाया जा रहा है, और दूसरा ये जो इलाका है बलूचिस्तान का इलाका है, चीन के भी यहाँ पर इंटरेस्ट हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अगर वहाँ पर ऑपरेशन चलाएगी तो लोगों के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार करेगी, लोगों में विद्रोह और भड़केगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा इस इलाके को अपने साथ बनाए रखना। ये एक नया साइकिल शुरू हो गया है चंद्रशेखर जी, कि उसका जो एक इंसर्जेंसी की स्टेजेस आती हैं, मुझे लगता है ये सेकंड लास्ट स्टेज या लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा है। जिस तरह से, क्योंकि टेरिटरी जो है ना, एक हिस्सा, उसको जब आप कंट्रोल करने लगते हैं तो आपकी इंसर्जेंसी कामयाबी की तरफ जा रही है। फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स आ जाता है, उसकी पॉलिटिकल रिकग्निशन, वो फ्लैग ऑफ हो गई है। ये जो मीडिया और बलोच का है कि अब हमें रिकग्निशन चाहिए, तो एक लेवल ऊपर चली गई है। लड़ाई तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब उसको एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तरफ जाने की तरफ की ओर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात जो आपने कही है, वो चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ग्वादर से शुरू होता है जो बलूचिस्तान के कोस्ट पे है, और वो सीधा काशगर तक जाता है जो चीन के शिनजियांग प्रोविंस में है। पूरा रास्ता जो है वो, उसका कोई बहुत बड़ी परसेंटेज बलूचिस्तान से है, फिर वो गिलगित बाल्टिस्तान जाता है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब होते हुए वो इस काशगर की तरफ, शिनजियांग की तरफ जाता है। तो ये चीन का, इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चीन ने कहा है कि ये सीपेक जो है, ये जो बेल्ट एंड रोड बड़ा इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो एक तरह से चीन के लिए भी ये खतरे की घंटी है कि अगर बलोच इंडिपेंडेंस होते हैं, और बलोचों ने अटैक किया है जो चीनी वहां पर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, तो ये दोनों एक डबल वहमी जिसको कहते हैं ना, कि पाकिस्तान के लिए खतरा तो आई है, लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है चीन की, वो भी खतरे में पड़ रही है। अतुल जी, यहाँ पर एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, और ये पूछना भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वहाँ की जो आला राजनीतिक वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हाल के दिनों में इस तरह के बयान आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की ओर से आए हों या नवाज शरीफ की ओर से। संक्षेप में बताइएगा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका कितना संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा, अगर एक पॉलिटिशियन एक ऐसा कोई सोल्यूशन लाने की उम्मीद कर सकता है, वो है इमरान खान, जिसको जेल में डाला हो। बाकियों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है ये जो बलोच लोगों के लिए, इसलिए पॉलिटिकल सोल्यूशन की तो बात है नहीं इस वक्त। इस वक्त जो है कि एक तो ये लड़ाई करके वहां पर आज़ादी पाएं, या उसको क्रश किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की अब बात कर रहे हैं। अब इसमें वो कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की गुंजाइश नहीं है जब तक इमरान खान को जेल में है। अगर इमरान खान को निकाल भी दिया, मे बी इट इज टू लेट। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। The sun shines brightly on its glorious soil. Endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। पहले हमास ने इजराइल पर हमला कर इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इजराइल के सैन्य अभियान ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के हथियार डालने से ही यहां युद्ध रुक सकता है, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं दिखता। वहीं दोनों पक्षों के बीच बातचीत से भी शांति का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैन्य अभियान रोकने और बेरोक-टोक सहायता पहुंचाने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली सेना का गाजा पर न सिर्फ हमला जारी है, बल्कि हाल के दिनों में काफी तेज भी हुआ है। दरअसल बचे हुए बंधकों की रिहाई को संभव बनाने के लिए इजराइल ने पूरे गाजा को नियंत्रण में लेने का संकल्प दोहराया है। इसके बाद से हवाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। बढ़ते हमलों के बीच इजराइल के कई सहयोगी देश अब उसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। कई देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल से गाजा में हमलों को रोकने की अपील की है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने हमला न रुकने पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दे डाली है। फ्रांस ने तो एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है। पिछले सप्ताह 7 यूरोपीय देशों ने इजराइल से अपनी वर्तमान नीति को तर्क कर गाजा की नाकाबंदी तुरंत हटाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि हमास के आत्मसमर्पण और हथियार डालने के अगले दिन ही युद्ध रुक सकता है। उन्होंने कहा कि हमास को अपने नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल बंद करने और बिना शर्त बंधकों को रिहा करना चाहिए। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने अधिकारों के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प दोहराया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में अधिक सहायता नहीं पहुंचने पर अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकने की चेतावनी जारी की है। इजराइल ने 11 हफ्ते की पूर्ण नाकेबंदी के बाद अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में सीमित सहायता ही भेजने की अनुमति दी है। इजराइल का यह कदम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके सहित सहयोगी देशों के दबाव के बाद आया है। हालांकि सोमवार को सिर्फ 5 ट्रकों को ही गाजा जाने की अनुमति मिली। इसे यूएन ने समुद्र में एक बूंद जैसा बताया था, जबकि मंगलवार को 100 ट्रकों के गाजा में पहुंचने की अनुमति मिल गई।
100 ट्रकों की अनुमति मिली है। पिछले अनुभवों से यही कहा जा सकता है कि जितनी सहायता कम मिलेगी उससे हताशा और बढ़ेगी। पिछले दिनों इजराइल की संसद ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी। इसका मकसद हमास को सैन्य और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से खत्म करना और गाजा में बंधकों को रिहा करना है। पूर्ण नियंत्रण के प्रयास के बीच ही शुरू हुए हमलों में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को इजरायली हमलों में 44 लोगों की जान चली गई। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले में। अतुल जी, जो ताज़ा बदलाव आज देखने को मिला है वो ये है कि कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया गया है इजराइल के लिए, और साथ ही साथ ब्रिटेन ने तो जो उनके साथ बातचीत होनी थी इजराइल के साथ व्यापार की वार्ता, उसको रोक दिया है। ये जो बदलाव आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलाव चंद्रशेखर जी आ रहा है, और ये लेकिन बदलाव यूरोपीय देशों में आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल पावर्स की बात करें तो सबसे क्रिटिकल पावर है वो है अमेरिका। जब तक अमेरिका नहीं जुड़ती ये बाकी कनाडा या ब्रिटेन या फ्रांस के साथ, तब तक इतना कोई बड़ा दबाव नेतन्याहू के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो पिवटल फैक्टर है वो अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका का रुख बदलता है तब जाके जो है प्रेशर बनेगा नेतन्याहू के ऊपर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, और फिर उसके बाद हम कुछ बदलाव, फंडामेंटल चेंज की तरफ जा सकते हैं। अभी जो है तो भाई अभी तो एस्केलेशन हुई है। अभी पहले तो हवाई हमले हो रहे थे, अब ग्राउंड ऑफेंसिव भी साथ में शुरू हो गया। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड ऑफेंसिव में मिलिट्री के कारण जो है जो लोगों की कंडीशन है वो तो खराब हुई है। बाहर से प्रेशर आया है, वो जरूर आया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड प्रेशर है, क्योंकि इतनी लीवरेज नहीं है इन देशों की। अगर अमेरिका साथ जुड़ता है तब बदलाव। लेकिन अतुल जी, अगर नेतन्याहू कहते हैं कि हमास हथियार डाले तो उसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, तो हमास की ओर से क्या कुछ दिक्कतें हैं? हमास क्यों नहीं हथियार डालना चाहता है? ये हमला तो कहीं ना कहीं हमास ने ही शुरू किया था। देखिए, हमास ने शुरू किया था, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जो हुआ था वो एक बहुत बड़ा टेरर अटैक था। 1500 लोग मारे गए थे इजराइल के। वो एक बिल्कुल, उसके बाद लेकिन जो रवैया हुआ उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आप कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों को नहीं आप मार सकते, आप हमास को सिर्फ मारे तो फिर बात दूसरी है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शुरुआत जो की थी वो हमास ने की थी। अब बात आती है कि वो हथियार क्यों नहीं डालते। अगर हथियार डालते हैं तो जो पूरा एक नेटवर्क है, क्योंकि हमास अकेला नहीं है, उसको क्षति पहुंचती है, क्योंकि हमास के साथ ईरान जुड़ा हुआ था, हिजबुल्लाह जुड़ा हुआ था, हुती जुड़े हुए थे। तो एक तरह से हथियार डालने का मतलब है लॉस ऑफ फेस इन सब के लिए। और इसलिए बाहर से मुझे लगता है कि जो इसके अलाइज हैं, हमास के अलाइज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से हमास जो है उसको इतना कमजोर पड़ जाए कि बिल्कुल हथियार डालने पड़े या खत्म ही हो जाए। तो जब तक वो जो राउंड है, जब तक हम इस तरह बात कर रहे थे कि अमेरिका का पिवटल रोल है, हमास की तरफ जो पिवटल रोल है वो ईरान का है, और बाकी जो लेसर रोल है वो हुतीज वगैरह का, हिजबुल्लाह का बहुत होता था एक टाइम पे, लेकिन हिजबुल्लाह अब कमजोर पड़ चुका है। मुझे लगता है कि साथ साथ एक बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। अतुल जी, अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो अभी हाल ही में मुश्किल से 1-2 दिन हुए हैं, हमास और इजराइल के बीच में कतर में बातचीत हुई है। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अमेरिका सीधे सीधे हमास से भी बातचीत कर रहा है, तो इस सब के बीच सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है वहाँ पर? क्योंकि जब एक्सट्रीम आप पोजीशन लेते हैं, देखिए एक होता है जब आप नेगोशिएशंस के लिए एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। अब इसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई हमास हथियार डालते हैं, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा, लेकिन बीच का रास्ता क्या होगा? किसी तरह से डिसार्म करे अपने आप को, लेकिन पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसे भी चीज ऐसे होते हैं, वैसी ट्रांसफॉर्मेशन करे, वो एक तरीका हो सकता है। तो अब आपको एक चीज जरूरी है कि मुझे नहीं लगता जो अटैक हुए थे हमास के, उसके बाद इजराइल एक्सेप्ट करेगा कि मिलिटराइज्ड
हमास को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और वो इजराइल का लॉजिक है उसके पीछे। बिल्कुल और नहीं इसके साथ ही जो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल में जो राजनीति है उसमें जो धुर दक्षिणपंथी हैं उनके कारण से नेतन्याहू अपने कदम पीछे नहीं उठा रहे हैं, इसको वो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी राइट विंग जो अल्ट्रा राइट जिसको कहते हैं ना, वो एक अलायंस पार्टनर है नेतन्याहू का। यहाँ पर 3-4 बार इलेक्शंस हुई थी, उसके बाद ये सरकार बनी थी। तो इसमें जो ये जो अलायंस है राइट एंड अल्ट्रा राइट की है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो अल्ट्रा राइट जो है वो नेतन्याहू को की सरकार को गिरा सकता है। तो एक तरह से वो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी है। लेकिन एक और प्रेशर जो काउंटर प्रेशर आ रहा है, वो जो फैमिलीज हैं होस्टेजेस की, बार बार रोज उनके प्रदर्शन टेल अवीव के मेन स्क्वायर पे चल रहे हैं, तो वो भी एक मॉरल प्रेशर भी आ रहा है कि भाई किसी भी तरह से आपको लड़ना है लड़ो, लेकिन सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो होस्टेजेस की रिहाई है, उसको फोकस में। तो एक तरह से काउंटर प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बात कही है, जो कॉम्पोजिशन है गवर्नमेंट की, उसका पलड़ा भारी है। वो और अमेरिका का ना जुड़ना, ये 2 फैक्टर्स हैं जिस वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण जो आपका विश्लेषण है वो हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में हर वीक कोविड केस 30 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। सिंगापुर में भी एक हफ्ते में करीब 30% केस बढ़े हैं। चीन और थाईलैंड में भी कोविड के बढ़ते मामलों की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद कहा कि मॉस्को और कीव युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेंगे। वहीं पुतिन ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास सही रास्ते पर लग रहे हैं।
और मॉस्को भविष्य के शांति समझौते के बारे में प्रस्ताव पर यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कहा कि ताइवान चीन के साथ शांति और बातचीत चाहता है, लेकिन ताइवान को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। लाई ने लोकतांत्रिक और अलग से शासित ताइवान पर चीन के संप्रभुता के दावों को खारिज करते हुए कहा कि केवल ताइवान के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं।